Hello friends, this is PM DNA Singh and I will welcome to your all on DNA Campy। जैसा कि हमने कहा था कि हम जल्द ही पहला लेक्चर लेकर आने वाले हैं और फिजिक्स की कहीं ना कहीं शुरुआत करने वाले हैं। धीरे धीरे पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, सारी बातें कही थी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने इंट्रोडक्शन के बाद पहला लेक्चर या फिर कहें कि फिजिक्स की शुरुआत पर्टिकुलर वे के अंदर। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए पीपीटी तैयार करी है, उसके बाद ये लेक्चर लगा रहा हूं। तो एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक। बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। एक्चुअल में वर्ड कहां से आया, एक्चुअल में इसकी जरूरत क्या कहां पड़ी, ये जो आपको नजर आ रहा है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, ये क्या हो रखा है भैया, चलो मैं ये ले लेता हूं। हाँ, तो फंडामेंटल फोर्स की एक्चुअल में हमें जरूरत कैसे पड़ी, हमको कैसे पता चला कि कोई फंडामेंटल फोर्स भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कोई भी यहाँ पे अपनी ये धरती माता है, अर्थ है हमारी ये पृथ्वी, इसके ऊपर चाहे या फिर इसके बाहर चाहे कोई भी चीज हो, वो स्टेबल नहीं है। कहने का मतलब उसके अंदर चेंज तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। आपने जिंदगी में शायद कोई ऐसी चीज नहीं देखी होगी जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया हो। कहने का मतलब विथआउट चेंज कोई भी यहाँ पे इस नेचर के अंदर भी कोई चीज नहीं है और इस नेचर से बाहर भी नहीं है। कहने का मतलब अगर ब्लैक होल है तो उसके अंदर भी जो चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। एक्चुअल में ये जो चेंज आता है वो कैसे आता है, यही चीज यहां पे हमें सोचने पर मजबूर करती है। फंडामेंटल फोर्सेज, किसी भी बॉडी के अंदर चेंज आने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है। अब हमने सोचा कि चलो फोर्स तो काम कर रहा है, क्या एक ही टाइप का फोर्स काम कर रहा है सभी के अंदर? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या एक ही टाइप का फोर्स काम कर रहा है? क्या बसंती ही धर्मेंद्र की पत्नी बनेगी? अरे सर कहां जा रहे हो आप? नहीं नहीं। हाँ, तो हमने फिर सोचा कि एक टाइप का तो नहीं कर रहा। कई बॉडियों को देखा, कहीं पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, कहीं पे क्या कर रहा था, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, कहीं पे रिपल्सन भी लग रहा था, कहीं पे बहुत ज्यादा लग रहा था, कहीं पे बहुत कम लग रहा था। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि भैया एक फंडामेंटल फोर्स तो नहीं है नेचर के अंदर, फिर कितने हैं? तो हमने यहाँ पे सोच के निकाल दिया कि भैया चार तरह के हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फोर्स हैं। इसमें करेक्शन कर लेना, ये दो की जगह तीन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या पांचवा भी हो सकता है क्या? यार कुछ बादी जीव हैं, हम वैसे भी कह सकते हैं कि इंसान को सोचने का हक है, तो मेरे को भी सोचने का हक है। क्या पांच हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी तक ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जिसके अंदर हम कह सकें कि भैया फंडामेंटल फोर्स पांच हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है चार होते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। ये क्या पढ़ दिया, ये भी शायद इसके अंदर करेक्शन कर लेना, मैं लिख देता हूं। यहाँ पे पीपीटी में थोड़ी दिक्कत आई है। यहाँ पे होगा स्ट्रोंग इंट्रैक्शन। स्ट्रोंग इंट्रैक्शन से मेरा मतलब है स्ट्रोंग स्ट्रोंग इंट्रैक्शन, ठीक है। यहां पे आप कर लेना इंट्रैक्शन, आगे उसका सही भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ही शायद करेक्शन करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। उसके बाद चौथा आता है वीक इंट्रैक्शन। यानी कि ये चार तरह के हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज हैं और इन्हीं की हम स्टडी करने वाले हैं। तो सर देर क्यों कर रहे हो, करिए ना। तो सबसे पहले हम पहले फोर्स के ऊपर जा रहे हैं और अपनी यहां पे जो सीट बेल्ट है वो बांध लीजिए। हमारे पास आ गया है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ये क्या बवाल है, आपने सुना है क्या कभी कि न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि मैं पेड़ के नीचे बैठा था और वहां से आके गिरा एक सेब? ऐसे सेब नहीं गिरा, मेरे को लगता कुछ और ही गिरा है, लेकिन हमें सेब ही मानना है भैया। उन्होंने कहा मेरे ऊपर आके सेब गिरा और मुझे लगा कि ये नीचे ही क्यों आया। और यहाँ पे शुरू हो गया ग्रेविटी का कंसेप्ट। क्या शुरू हो गया? ग्रेविटी का कंसेप्ट ही शुरू हो गया। अब सोचिए दोस्तों, ग्रेविटी एक्चुअल में है क्या? मेरा कहने का मतलब जो ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं,
ये उन्हीं बॉडी के ऊपर वर्क करेगा जिसके पास कोई ना कोई मास है। तो सर ये तो समझ में नहीं आया, मास से क्या मतलब है आपका? मास से मेरा मतलब है कि जैसे हमारा सन है उसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, या फिर जो भी यहाँ पे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि सन के पास भी क्या है, मास है, अर्थ के पास भी क्या है, मास है, और जो भी हैं जुपिटर वेनस उनके सभी के पास क्या है, मास है। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स है वो जब भी वर्क करेगा जब दो बॉडीज के बीच यहाँ पे मास अवेलेबल होगा, मास होना चाहिए। तो एक आपको मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। अब यहाँ पे F इज इक्वल्स टू होता है कि m1 m2 m3, नहीं नहीं नहीं, m2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो इसके बारे में भी कुछ भी जानेंगे नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसमें आपको समझने की बात है कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं ये दोनों जो बॉडीज हैं उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, और इसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पूरा रूल है न्यूटन का, वो हम जान लेंगे बाद में। लेकिन अभी यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो फोर्स है वो काम कब करेगा, जब यहाँ पे बॉडीज के बीच में मास होगा, यानी कि जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर, जितनी भी स्पेस के अंदर मास वाली चीजें हैं उनके बीच में क्या काम करेगा, जरूर काम करेगा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। दूसरी इसकी बात ये होती है दोस्तों मित्रों कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की जो रेंज होती है, क्या होती है, रेंज। रेंज से क्या मतलब है सर आपका? रेंज रोवर तो होती है नहीं, रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। कहने का मतलब ये जो फोर्स है वो वर्क करेगा बहुत ज्यादा दूर तक, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर ऐसा है तो दो लोग आपस में चिपकते क्यों नहीं है? सर चंपा की सेटिंग चमेली सी है, वो दोनों चिपकते नहीं है। अरे सर कहां चले गए? यहां पे देखिए दोस्तों, इतना ज्यादा फोर्स वर्क नहीं करता, क्योंकि ये एक वीक फोर्स कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? वीक फोर्स कह सकते हैं। और वैसे भी आप फॉर्मूले से देख सकते हैं मास की बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी जब जाके यहाँ पे ये वर्क करेगा बहुत अच्छे से। वैसे फील नहीं होगा लेकिन करता जरूर है इनफाइनाइट रेंज तक। तो हम कह सकते हैं कि चंपा चमेली से नहीं चिपकेगी। अब तीसरी बात हम यहाँ पे जो इनके बिटवीन रिलेशन देखेंगे, जब देखेंगे। अभी तक बड़ा बड़ा ये हो गया ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स कब काम करता है, मास के साथ काम करता है, रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसके साथ चंपा चमेली कभी नहीं चिपकेंगे क्योंकि उनका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फोर्स के ऊपर, और नेक्स्ट फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था ना उसमें से एक बात निकल के आएगी जो यहां से ज्यादा समझ में आएगी, मुझे ऐसा लगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क करता है। चार्ज पार्टिकल का कहने का मतलब है कोई भी बॉडी जिसके ऊपर या तो प्लस चार्ज हो या तो माइनस चार्ज हो, इनके ऊपर वर्क करता है। एक बात आपने 10th में सुनी होगी बच्चों, अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अब सुन लो कि जब दो सेम चार्ज पास में लाए जाते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब दो यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग चार्ज पास में लाए जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक नंबर हो गया अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, और दूसरा यहां पे हो सकता है रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स हो सकता है। कहने का मतलब या तो दूर जाएगी या फिर पास आएगी। तो रिपल्सन भी देख लेते हैं। रिपल्सन में दो बॉडी आप ऐसे लाइए, ये देखिए भैया, ये प्लस का प्लस का प्लस का, और यहां पे भी मान लीजिए कि ये भी प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का। अब आप ही सोचिए गरीब आदमी के पास आके क्या करेगा? तो एक जैसा ही है तो कहेगा भैया दूर जाओ, मैं तेरे जैसा तो हूं ही, मुझे कुछ बड़ा बनना है कि नहीं बनना। यहाँ तो यहाँ पे होता है दो तरह का फोर्स, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस बारे में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की में तो जिक्र ही नहीं करा। तो चौथा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो यही आता है कि ये जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। क्या, कौन सा होता है रे? अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते, इसके कारण इसके पोल नहीं बनते। और जब पोल नहीं बनते
तो पोल नहीं बनते, तो फिर सिर्फ एक ही टाइप का होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं रेंज की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो भी, उसकी भी रेंज क्या होती है, इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी रेंज का ये भी होता है। इसके साथ चौथा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, चौथा पॉइंट क्या आ गया, ये यहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ग्रेविटी की तुलना में। ये यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कशन इसमें जब करेंगे जब चारों फोर्सेस पढ़ लेंगे और उसके बाद इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग का क्या पता चलेगा, ऐसे हम पूछ लें कि खली क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब क्या बताएं भाई, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है क्या बताएंगे, जब आपके सामने अंडरटेकर की बात करी जाएगी जब बताएंगे ना खली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर अंडरटेकर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आता है, ये मैं थोड़ा सा करेक्शन कर ही लेता हूं, मेरे को शायद यहाँ पे डाउट है कि ये गलत लिख दिया मैंने। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे सही होगा लेकिन नहीं, ये तो सही नहीं निकला। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग, ये देखिए अब सही हो गया ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब ये क्या फंडा है, ये क्या बवाल है, वो तो वैसे नॉर्मल चीजें थी, आपने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इंटरेक्शन है वो क्या चीज है भाई, ये चीज देखने लायक है। अब यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो चीजें हैं ये आती है थ्योरी, जब यहां पे जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है उसको पहले लोग मानते थे कि ये इनडिविजिबल है। कहने का मतलब इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये बातें कब तक सही थी, जब तक कि इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स नहीं पहचाने गए। कहने का मतलब 1897 से पहले की अगर बात करें तो जो एटम था हमारा वो इंडिविजुअल था, डिवाइडेबल नहीं था। यहाँ पे इससे छोटा कण कोई और नहीं है ऐसा माना जाता था। लेकिन हमें पता है कि साइंटिस्ट को बार बार में कुछ रिसर्च करने की जो पड़ी रहती है, उसी की बदौलत 1897 के अंदर थॉमस नाम के साइंटिस्ट ने एक नई चीज दे दी हमें, थॉमसन, सॉरी, हाँ थॉमसन ने हमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉन खोज के दे दिया। अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो सबसे छोटा नहीं है, इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, चिन्हों से, और चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, चार्ज। वैसे मैं आपको बता दूं कि चार्ज जितना भी रिलेट करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करता है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। तो यहाँ पे अब बवाल मच गया कि भैया यहाँ पे माइनस है तो कहीं ना कहीं कुछ प्लस भी होने वाला है। क्या होने वाला है, प्लस भी होने वाला है। तो अब आते हैं हमारे 1932 के अंदर चैडविक भाई साहब, कौन आते हैं, सॉरी 1911 के अंदर आते हैं हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। रदरफोर्ड का आपने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उसके अंदर एक चीज का और पता चल गया कि ये जो हमारा निकुसा परमाणु है या फिर एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर प्लस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, प्लस भरा हुआ है। और इसको नाम दे दियो प्रोटॉन, यानी कि एक लोरी भैंड ने दी और नाम दे दियो प्रोटॉन। सही नहीं देता सर, कोई बात नहीं, हमें तो प्रोटॉन पढ़ना है ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 1932 के अंदर चैडविक आते हैं और वो यहाँ पे थ्योरी दे देते हैं। वो भी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। तो हमारे पास टोटल परमाणु के अंदर अभी तक क्या है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जी इलेक्ट्रॉन भाई साहब रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा बवाल है। और इसी बवाल के कारण निकलकर सामने आया हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैं कहूं कि सबसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो यही है, वो यही है भैया, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारे ऊपर तो कभी नहीं लगा। तो इसकी एक दिक्कत है ना, इसकी एक दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत ये है कि इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। क्या होती है, रेंज बहुत ज्यादा छोटी होती है। रेंज कितनी छोटी होती है सर, तो हम बात कर सकते हैं इसकी रेंज की लगभग 10th पावर -15, इसकी रेंज बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे परमाणु एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका भी साइज यही होता है। और ये
इफेक्टिव भी यहाँ पे इसी के अंदर होता है। तो कह सकते हैं कि जो एक चीज आपको दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने एक चीज बताई थी कि प्रोटॉन जैसे प्लस है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन ही दूसरा है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। और आपने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बताया था, जब तो आपने ये बताया था कि दो सेम चार्ज एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही आपने सोचा होगा, अगर ऐसा सोचा होगा तो। लेकिन यहाँ पे तो रहते ना, यहाँ पे तो जैसे न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई चार्ज भी नहीं है, उसके बावजूद भी रहता है। तो इसका रीजन है कहीं ना कहीं, इसका सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जो यहाँ पे ईएम फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो तो इसके साथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया प्लस प्लस रह सकते हैं। इसकी भी यही कंडीशन है कि ये भी हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्स के ऊपर, और वो आता है वीक इंट्रैक्शन या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है एटम से। एटम में अभी तक हमने क्या क्या देखा है बच्चों, आप बताइए। बच्चों बच्चों बच्चों, ये गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, ये एटम है। वैसे ज्यादा गोल है नहीं, लेकिन जितना भी है आप उससे से कम उससे सेटिस्फाई करिए। हमें गोल से क्या मतलब है, हमें तो समझ में आना चाहिए। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब बात रह गई भैया, यहां तक भी जो सौदा है वो समझ में नहीं आया। कहने का मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, ना केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, वो है बोसोन। क्या है भैया? बोसोन। यानी कि रूबिया नाम का एक वैज्ञानिक आया, साइंटिस्ट था, जिसने 1983 के अंदर, रूबिया भाई साहब आ गए, रूबिया भाई साहब ने बोसोन की थ्योरी दे दी। अब यहाँ पे रूबिया रूबिया रूबिया, तो 1983 के अंदर रूबिया भाई साहब आए और उन्होंने क्या कहा, रुको जरा सब्र करो। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते, इसके साथ साथ और भी होता है। बोला क्या होता है? बोला बोसोन होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। अब एक और बड़ी चीज आ गई यहाँ पे, माइनस का भी होता है। यानी कि हम अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो या तो न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज ही नहीं है, और यहाँ पे या फिर प्रोटॉन है तो प्लस है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मात्र और मात्र क्या है? प्लस चार्ज है। लेकिन यहाँ पे माइनस भी होता है। इसकी थ्योरी के बारे में जब बात करेंगे, जब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि वीक इंट्रैक्शन, तो इन दोनों के बीच में वीक इंट्रैक्शन की थ्योरी आती है, वीक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि वीक इंट्रैक्शन के बारे में ज्यादा जानने की आपको अभी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे काम नहीं आने वाला। लेकिन जैसे जैसे हम लेवल अप करते जाएंगे और एमएससी के लेवल की बातें हैं ये, तो वहां पे हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, बीटा यहाँ पे डीके। बीटा डीके के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जब भी यहाँ पे टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगा। बीटा डीके यानी कि बीटा 6, बीटा का ह्रास होता है, हीलियम का जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है उससे निकलता है, उसे कहते हैं वैसे बीटा डीके। लेकिन उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड रूप हम जब देखेंगे, जब हमारे पास ये टॉपिक आएगा, तो आपको समझ में आ गया कि वीक इंटरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम जान लेते हैं कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रेविटी है सबसे पहले, और ग्रेविटी के अंदर एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट विद मास। मैंने आपको बताया था कि उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये वर्क करेगा जहां पे मास होगा, यानी कि ऑल पार्टिकल विद मास। और इसके साथ साथ फोर्स यहाँ पे कहां पे होगा? ग्रेविटेशन नोट येट ऑब्जर्व्ड। इसके बाद में यहाँ पे इसकी रेंज की बात कर रखी है, तो ये भी यहाँ पे इंफिनिटी रेंज है। ये एक बार रुक जाइए, आप पहले चारों देख लेते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे वीक फोर्स। वीक फोर्स का कहने का मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स का मतलब आप समझना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बोसोन पे वर्क कर रहा है। रेंज इसकी भी शॉर्ट है, यानी कि हमारे पास दो शॉर्ट रेंज के हैं, दो लॉन्ग रेंज के हैं। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास शॉर्ट रेंज का है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास जो है शॉर्ट रेंज का है। और दो लॉन्ग रेंज की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसके साथ साथ ग्रेविटी, ये दोनों चीजें हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा रेंज की हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, ये गामा फोटोन हो गया। और इसके साथ साथ इंफिनिटी इसकी रेंज होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो ये क्वार्क के बीच में काम करता है, क्वार्क एंड
ग्लोन्स के बीच में काम करता है। इसके बाद अगर बात करें इसकी शॉर्ट रेंज होती है। अगर इसकी रेंज की बात से कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, 10th पावर 34 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी आप लगभग 10th पावर 27 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये रेंज परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट डेटा है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम क्या कह सकते हैं। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारे पास कह सकते हैं कुपोषण का शिकार वाला फोर्स कौन है, यानी कि सबसे वीक फोर्स कौन है, तो ये है ग्रेविटी। ग्रेविटी सबसे कम लगता है, लेकिन बहुत दूर तक लगता है। अगर उसके बाद बात करें तो वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें सबसे ज्यादा की, तो वो आता है हमारा मच स्ट्रॉन्गर, कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसे भी स्ट्रॉन्ग नाम है तो स्ट्रॉन्ग होने ही वाला है। तो आपको पता चल गया ग्रेविटी सबसे कम वाला, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बाद कौन सा ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आपको रेंज का भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फंडामेंटल फोर्सेज आपके होते हैं कवर। नेक्स्ट टॉपिक हम रखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर है या फिर हम कहें कि एमसीक्यूज हैं, अगर बनते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और एक बार फिर से कहता हूं कि जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। पूरी फिजिक्स यहां पे हम करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं।